अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। बिफोर वी गो टुवर्ड्स द वीडियो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं दैट रीचेज यू बिफोर एनीवन एल्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के इर्द गिर्द पूरा दिन सियासत घूमती रही और अजीब बात यह है कि जिसने भी जो भी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबर फैलाकर वो किसी तरीके से एक खौफ फैला सकेंगे, अजीब बात ये हुई कि उसकी वजह से ज़मान पार्क में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो जो जमघटा बना उसकी वजह से इमरान खान साहब ने आज जो अदालत में पेश होना था 5 बजे, वो तकरीबन जाके 7:45 बजे पेशी हुई और तकरीबन उसके बाद फिर कोई 8:30-9 बजे के करीब दूसरी अदालत में पेशी हुई और पूरा दिन लाहौर बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे था। वो इलाके जहाँ से इमरान खान साहब गुजर रहे थे अदालत की तरफ जाते हुए, वो सारे के सारे इलाके बड़े स्टैंड स्टिल के ऊपर आए हुए थे। एक जम्मे गफ़ीर था जो खान साहब के साथ था और ऑब्वियसली पार्टी लीडर्स भी मौजूद थे। उधर असद उमर मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब, बहुत सारे और लोग हम लोगों को नज़र आए। लेकिन आज 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक ये कि इमरान खान साहब को एक केस में 3 मार्च तक प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है। दूसरी ये कि आरिफ अलवी साहब ने जो है वो 9 अप्रैल की डेट दे दी है पंजाब और केपीके के इंतखाबात के लिए। अब इन दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। इमरान खान साहब आज पेश हुए अदालत के अंदर। पहले तो वो गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी में बैठे हुए थे तो फिर कहा कि जी हमें भी करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि एक बड़े वाजे तौर पर जब शहबाज गिल साहब अपनी हालत ना सही होने की वजह से एम्बुलेंस में थे तो उस टाइम पे अदालत ने उनको उधर प्रोटेक्टिव बेल दी थी। बट उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान साहब जब गाड़ी में आए हैं तो उनको किसी तरीके से बेल देने को अदालत तैयार नहीं थी। और इसलिए तैयार नहीं थी बिकॉज अदालत उनको रूबरू देखना चाहती थी। बहुत सारी पेशियां थी, 5, 6, 7 पेशियां कोई ऐसी थी जिसके अंदर इमरान खान साहब ने किसी तरीके से पेशी ना देने का फैसला किया था और ये सोचा जा रहा था कि शायद वो किसी तरीके से अदालत से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल दूसरी अदालत में ये हुआ कि उन्होंने वो पिटिशन ही वापस ले ली और उन्होंने कहा कि ये पिटिशन जो एप्लीकेशन दी गई थी बेल के लिए, ये मेरी मर्जी के बगैर दी गई थी और इसीलिए जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने अजहर सिद्दीक को बोला कि आप ये पिटिशन वापस ले लें और वो वापस ले ली गई और अदालत ने वापस लेने की इजाज़त दे दी। लेकिन असल बड़ा मामला आज सदर आरिफ अलवी की तरफ से हुआ है और वो क्या हुआ है? वो ये हुआ है कि जी सदर आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल को पंजाब और केपीके के इंतखाबात की तारीख 9 अप्रैल की दे दी है। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं आया। उन्होंने मुलाकात करने का बोला ताकि कंसल्टेशन कर सकें, जो आइन की रिक्वायरमेंट है वो नहीं हुई और वो आए भी नहीं उस चक्कर में। और आइन और कानून के तहत 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने और तारीख देनी, और तारीख ना तो गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, तो दोनों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। इसीलिए I have to step up. That's what the president said. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुआ क्या, टाइमलाइन के साथ मैं आपको बताती हूँ। 8 फरवरी को प्रेसिडेंट साहब ने, सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहला ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बलियों के अंदर जो इंतखाबात होने हैं उसकी तारीख दें। इलेक्शन कमीशन ने सदर के ख़त का कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि किसी किस्म की जहमत ही नहीं की कि हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनके ख़त का कोई जवाब दे दें। उसके बाद 17 फरवरी आती है और सदर आरिफ अलवी एक और चीफ कमिश्नर को दूसरा ख़त लिखते हैं। दूसरे ख़त के अंदर वो कहते हैं कि जी इंतखाबात से मुतालिक 20 फरवरी को 2023 को ऐवान सदर के अंदर मुशावरत है, उसके लिए दावत दी है आपको, आप आ जाएँ, ज़रा बातचीत कर लेते हैं। 19 फरवरी को अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ख़त का जवाब दिया। अब 17 फरवरी के बाद 18 फरवरी गई, 19 फरवरी को जवाब दिया, 20 फरवरी को मुशावरत का इजलास था। कहते हैं जी इलेक्शन कमिश्नर ने जो ख़त का जवाब दिया उसके अंदर कहते हैं सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान में इनका कोई किरदार नहीं है और कमीशन इस हवाले से अपनी आइनी जिम्मेदारी से बखूबी वाकिफ़ है। तो ऐसे जैसे रास्ता दिखा देने वाली बात है या मुंह पे दरवाज़ा बंद करने देने वाली बात है। प्रेसिडेंट साहब के साथ ये हुआ। उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास हुआ। जब उनको पता चला कि प्रेसिडेंट साहब ने वाकई में तारीख दे दी है, 9 अप्रैल की तारीख दे दी है, उसके बाद फिर हबड़ दबड़ शुरू हुई। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जिन सूबों के अंदर इंतखाबात से मुताल्लिक ऐवान सदर
को मुशावरती अमल का हिस्सा ना बनाने का फैसला हुआ था, वो इलेक्शन कमीशन के हतमी फैसले से सदर मुमलिकत को आगाह जो है वो कर दिया जाए। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। सदर ने डेट दे दी, इलेक्शन कमीशन कहता है कि सदर का कोई काम ही नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने जब सदर ने ये डिसीजन लिया उससे कोई 3 घंटे पहले ये कह दिया था कि राना साहब के जो ट्वीट के हिसाब से कि जी सदर साहब अपनी आईनी हुदूद में रहें। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रस्साकशी अब सिर्फ और सिर्फ सियासी रस्साकशी नहीं रही, इससे सिर्फ मईशत मुतासर नहीं हो रही, इससे पूरी आइन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर सवाल उठने लग गए हैं। क्योंकि एक आइन की किताब है, उस आइन की किताब को PMLN और उनके इत्तेहादी पढ़ते हैं तो वो मुख्तलिफ सुनाई देती है, और PTI पढ़ती है तो मुख्तलिफ सुनाई देती है। आइन की पासदारी के दावे दोनों साइडों से हो रहे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि दोनों के आइन बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहे हैं। अभी मैं आपको सामने आइन रखती हूँ जिस आर्टिकल के तहत, जिस सेक्शन के तहत, इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57 के तहत नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम 1 के तहत प्रेसिडेंट साहब ने ये स्टेप लिया है। ये कहता है द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट्स और द डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शन आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। अब यहाँ ये सोचा जा रहा है कि जब प्रॉपरली एक जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई है, उसके बाद अब जो इंतखाब होगा इन 2 असेंबलीज के अंदर तो कम से कम जनरल इलेक्शन होगा। इसीलिए सेक्शन 57(1) प्रेसिडेंट को ये इजाज़त देता है कि वो जाकर इसकी अनाउंसमेंट कर दें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ मामला यहाँ नहीं रुकता। आर्टिकल 48 की बात करते हैं आज लॉ मिनिस्टर साहब। वो कहते हैं आर्टिकल 48 के तहत तो प्रेसिडेंट ये काम कर ही नहीं सकता। 48(5) का कहते हैं, वो कहते हैं जी कि इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट, ये 1 है 48(1), द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अब एडवाइस कैबिनेट से तो नहीं ली गई है। 5 कहता है कि वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नाउ नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 ही शैल अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 days, अपॉइंट अ केयरटेकर कैबिनेट। यानी अगर तो प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व की असेंबली तब जाके वो अनाउंस करेंगे, अदरवाइज वो अनाउंस नहीं करेंगे। सो यानी काबीना के साथ मुशावरत तो मस्ट है, और यहाँ फिर बहुत सारे इबाम हो जाते हैं। अब ये बात जो मेरी बहुत सारी कानूनी माहिरीन से बात हुई है वो बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये मामला भी अदालत में ही जाएगा। अगर हम लोगों ने अदालत में ही सारे मामले लेकर जाने हैं तो हम एक काम करते हैं, हम ये जो नेशनल असेंबली और सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के जो खर्चे हैं इनको ज़रा घटा देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, मामलात अदालत ही तय कर लें, कानून बना भी लें, कानून की इंटरप्रिटेशन भी कर लें, और इस तरह के जो इबाम है उनको भी दूर कर लें। फिर हम लोगों को लेजिस्लेशन की और लेजिस्लेटर्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि एक पार्लियामेंट ने एक उज़्वे मुअत्तल बन के रह जाना है। व्हाट्स द यूज़ ऑफ इट? थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।